मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजनीति विज्ञान, साचार्य राज के बांगड़ महाविद्यालय डीडवा नाम कार्यरत हूँ। आज हम हिगल का राज्य संबंधी विचार, उसके स्वतंत्रता, युद्ध संबंधी विचार, नागरिक और राज्य का जो समाज, उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ में हम उसके शासन सिद्धांत और युद्ध संबंधी विचारों का भी अध्ययन करेंगे, उसकी आलोचना और महत्व योगदान का भी अध्ययन करेंगे। यानी कि हिगल रूसों और अन्य संवेदवादियों की इस धारणा से सहमत नहीं है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और इसका उदय किसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। हिगल राज्य के व्यक्तियों को के एक कोरे समूह के स्थान पर वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता एवं विश्वात्मा की अभिव्यक्ति मानता है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि उसका विचार है कि मानवीय जीवन का सार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व के इतिहास है। स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अब तक के जो मानवीय संगठन बनाए गए हैं उनमें सर्वप्रथम था परिवार। हिगल के अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और आत्मकथा में जो स्थान का होता है, इतिहास में वही स्थान राज्य का होता है। राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। हिगल के अनुसार राज्य परम सत्य और वास्तविकता है, इसलिए वही साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र। प्रोफेसर मैकबर्न ने इस प्रकार का व्यक्त किया है कि पुराने उदारवादी इस बात पर जोर देते थे कि राज्य अपने साध्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र है और साध्य है जनता की भलाई और उसका कल्याण। इसके विपरीत हिगल ने ये घोषित किया है कि राज्य साध्य और व्यक्ति एक साधन के रूप में साध्य के लिए साधन मात्र है। हिगल स्वाधीनता के बारे में कहता है कि एक पूर्ण राज्य वस्तुतः वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतीक रूप होता है और राज्य के रूप प्रदान नहीं कर सकती है। यानी कि हिगल राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है। हिगल के राज्य संबंधी सिद्धांत को समझने के लिए उसके दो ग्रंथ फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और तथा फिलॉसफी ऑफ राइट महत्वपूर्ण। उसके राज्य संबंधी विचारों पर तत्कालीन जर्मनी की राजनीतिक दुर्दशा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिगल द्वारा राज्य संबंधी विचारों के प्रतिपादन का मूल उद्देश्य जर्मनी का एक राजनीतिक एकीकरण करना था। हिगल का राज्य संबंधी विचार निम्नलिखित रूप से है। जैसे राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। हिगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाए जाने वाले समस्त जड़ और चेतना विश्वात्मा की देन है। विश्वात्मा का विकास धीरे धीरे होता है। सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर वनस्पति और प्राणियों के रूप में इसका उच्चतर रूप मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास कहीं अवरुद्ध नहीं हो जाता। परिवार और समाज जैसी संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है। अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि इसमें हमने एक चार्ट दिखाया है जिसमें राज्य, समाज, मनुष्य, प्राणियों, वनस्पति, जड़ जगत के रूप में होता है। विश्वात्मा का विकास और राज्य निर्माण है। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। हिगल से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत प्रचलित था। हाब्सबर्ग रूसो का मानना था कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। हिगल ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक और द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का परिणाम है, जिसमें वाद, संवाद और प्रतिवाद होता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद। हिगल के शब्दों में राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है। उसका आधार विवेक की शक्ति है जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बनाती है। हिगल के राज्य की विशेषताएं हैं निम्नलिखित है। जैसे राज्य दैवी सत्ता है। राज्य दैवी सत्ता है यानी कि हिगल राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत राज्य सर्व संगठन है जिसमें विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। उसका मत है कि राज्य दीर्घकालीन विकास का परिणाम ये निम्न कोटि के सामूहिक जीवन से उच्चतर प्रकृति के संगठन के रूप में विकसित होते हुए भी जीवन की पूर्णता पर पहुंचने की प्रक्रिया का फल है कि जिसमें दैवी चेतना निरंतर कार्यरत रहती है। परिवार निम्नतर सामाजिक इकाई, उससे उच्च इकाई समाज, उच्चतर इकाई राज्य। हिगल के मत में राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है। राज्य का आंगिक स्वरूप यानी कि हिगल का मत है कि राज्य में केवल आंगिक एकता नहीं पाई जाती, अपितु वह राज्य को एक चेतना प्राणी के रूप में मानते हैं। उसके अनुसार राज्य की सत्ता, इच्छा और व्यक्तित्व होता है जिसमें उसके अंगों, व्यक्तियों तथा समाज की इच्छा विलीन होती है। तांके के अनुसार राज्य व्यक्ति वे एक दूसरे से स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ताएं हैं। मानव आत्मा की मूल सृष्टि है, उन्हें ईश्वर के विचार तक कहा जा सकता है। राज्य साधन है, साधन नहीं। यानी कि हिगल के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए नहीं बना है अपितु व्यक्ति राज्य के लिए बना है। इसी स्थिति में राज्य की व्यक्ति की तुलना में सर्वोच्च है। राज्य और व्यक्ति में विरोध। हिगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं, क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होता है उनमें राज्य सर्वोच्च है। दोनों के हित एक है
उनके अनुसार इतिहास में राज्य व्यक्ति और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है वही इतिहास में राज्य का स्थान है। हिगल की मान्यता है कि राज्य हमारा सच्ची और निष्पक्ष निस्वार्थ और सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सर्वशक्तिमान है। हिगल अपने राज्य सिद्धांत के माध्यम से उसकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है और जिसके अंतर्गत हिगल का मानना है कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य द्वारा ही संभव है। फलतः व्यक्ति को जो अधिकार एवं स्वतंत्रता मिलती है वे राज्य की कृपा और दया के परिणाम स्वरूप मिलती है। इस तरह व्यक्ति को राज्य के प्रत्येक आदेश का पालन सहर्ष करना चाहिए। राज्य जो भी आदेश देता है या कानून बनाता है वे चाहे कितनी भी घातक क्यों ना हो, उनका सीधा संबंध व्यक्ति के कल्याण उत्थान के साथ जुड़ा हुआ होता है। अतः व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। राज्य के अलावा ऐसी कोई भी संस्था या संगठन नहीं है जो उसकी सर्वोच्च सत्ता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता हो। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। हिगल के अनुसार राज्य सर्वोच्च होता है। अतः जिस प्रकार व्यक्ति पर नैतिक एवं अन्य बंधनों के माध्यम से नियंत्रण की सीमा में बांधने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार राज्य पर कोई भी नैतिक बंधन लगे नहीं होते हैं, बल्कि राज्य व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के लिए बंधनों का निर्माण करता है। राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। हिगल के अनुसार राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, वह अपने आप अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राज्य एक पूर्ण आत्मा है जो सत्य असत्य को विवेकपूर्ण ढंग से छांट कर शर्मनाक जघन्य नियमों का परित्याग करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में राज्य जो कार्य करता है वह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल एवं न्यायोचित है। यदि उसे युद्ध भी करना पड़े तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। यानी मैकबर्न सेबाइन कहता है कि हिगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से चिंतित था। अतः उसने व्यक्ति को राज्य विलीन करते समय कुछ भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान चढ़ा देता है। मैकबर्न कहता है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हिगलवादी नास्तिक निरंकुशों या तानाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देता है। स्वतंत्रता संबंधी विचार में जैसे दो आधारों पर आलोचना की है। हिगल ने व्यक्तिवाद की दो आधारों पर आलोचना की है, जिसमें व्यक्तिवाद को उस प्रांतवाद तथा संकीर्ण मनोवृत्ति से समीकृत किया था जिसने जर्मनी को आधुनिक राष्ट्रीय राज्यत्व प्राप्त करने से रोका था। उसने इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लिए लूथर के प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया था। लूथर ने ईसाई स्वतंत्रता की भावना को एक रहस्यात्मक रूप दे दिया था और उसे लौकिक दशाओं में निरपेक्ष ठहराया था। दूसरे, हिगल ने व्यक्तिवाद को जैकोबिनवाद समीकृत किया था। जैकोबिनवाद फ्रांस की क्रांति के आतंकवाद और नास्तिकता और हिंसा का प्रतीक था। हिगल इस तरह के व्यक्तिवाद को दार्शनिक बुद्धिवाद का परिणाम मानता था। उसके विचार से इन दोनों प्रकारों में समान भ्रांति यह थी कि उन्होंने मनुष्य का संगठित समाज राज्य से अलग करके देखा था। यानी फिलॉसफी ऑफ राइट में हिगल लिखता है कि आधुनिक राज्य का तत्व यह है कि वह अंश की सत्ता का अंश की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यानी हिगल के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य के एक विशेष गुण स्वतंत्रता को छोड़ने का अर्थ मानवता का परित्याग करना है। अतः स्वतंत्र न होना मनुष्य द्वारा अपने मानवीय अधिकारों का और कर्तव्यों का परित्याग करना है। हिगल के अनुसार स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यापार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था को एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न करता है और व्यक्तिगत प्रतिभा की चीज़ नहीं है। वह तो एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति को समुदाय की नैतिक और वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। यानी कि हिगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा व्यक्तिक ना होकर सामाजिक नीति शास्त्र पर आधारित है। यानी हिगल ने कहा है कि स्वतंत्रता विवेक के आदेश का पालन करने में है, परंतु एक व्यक्ति का सदा विश्वसनीय नहीं होता। कभी कभी वह तत्कालिक और अस्थायी कारणों से प्रभावित हो जाता है, किसी विशेष हित की ओर झुका रहता है। राज्य के कानून द्वारा जो विवेक व्यक्त होता है उसमें यह दोष से नहीं होता, वह सार्वभौम होता है, विशेष नहीं। इस कारण सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करना होता है। यानी हिगल के अनुसार विश्व का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति से भिन्न और कुछ नहीं है। और चूंकि विश्वात्मा स्वतंत्र है, यह स्वयं परिपूर्ण है और उसमें आत्मपूर्णता की स्वतंत्रता का मूल तत्व है। यानी हिगल के अनुसार राज्य सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति व प्रत्येक व्यक्ति को सदिच्छा के अनुकूल ही कार्य करता है। यानी हिगल के अनुसार राज्य के भेद से यदि व्यक्ति कानून का पालन करता है वह स्वतंत्र नहीं है, प्रत्युत बाह्य शक्ति का अधीन है। व्यक्ति तभी स्वतंत्र जब वह अपनी इच्छा से राज्य के आदेशों का पालन करे। यानी कि हिगल ने राज्य को वस्तुगत और आत्मगत स्वतंत्रता यानी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी स्वतंत्रता का, वह व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता का आदर्श इच्छा का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता वरन उन्हें सुरक्षित भी करता है। यानी कि हिगल कहता है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। अपनी इच्छानुसार कुछ भी कार्य करने के लिए हिगल स्वतंत्र नहीं मानता है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है इसमें। इसके अलावा जैसे राज्य और नागरिक समाज के बारे में कहा है इसने, परिवार व्यक्ति जैसे राजनीतिक राज्य में भेद करते हैं, नागरिक समाज राजनीतिक समाज में भेद करते हैं।
यानी कि नागरिक समाज से हेगल का आशय बुर्जुआ समाज से था। वे लिखते हैं कि प्रसंगत नागरिक समाज आधुनिक विश्व में ही साकार बन पाया है, क्योंकि केवल आधुनिक विश्व में ही प्रत्येक की हर परिभाषा को उसको उचित अर्थ प्रदान करता है। यानी इसके विरुद्ध वो लिखता है कि इस विलोम और अंतर्गुफन से हमारे सामने नागरिक समाज का जो चित्र उपस्थित होता है वह उस उतना ही असामान्य, विलासिता और अतिरेक से परिपूर्ण जितना कि दरिद्रता और सात्विक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वव्यापी ये भ्रष्टता से परंपरा परिपूर्ण है। नागरिक समाज की संरचना में हेगल 3 श्रेणियां मानता है: बुनियादी, भूमिधर, कुलीन वर्ग और किसान, औद्योगिक यानी कारखानेदार, व्यापारी, शिल्पी, सामान्य कर्मचारी वर्ग। इन्हें इन्हें मानता है। यानी कि हेगल लिखता है कि उपनिवेशों की मुक्ति उपनिवेश स्वामी के लिए ठीक वैसे ही बहुत बड़ा वरदान जैसे दासों की मुक्ति के उनके मालिकों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। यानी इन्होंने उपनिवेश के बारे में लिखा था। या ये हिसाब से यानी कि समाज चेतना का राज्य है, वास्तविक राज्य विवेक युक्त होता है। यानी यहाँ पर हेगल लिखता है कि इसलिए वास्तव में राज्य सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है और उसकी सीमाओं के भीतर ही परिवार बढ़कर नागरिक समाज बनाता है और स्वयं राज्य का प्रत्यय भी अपने को इन दो पहलुओं में विभाजित करता है। हेगल का शासन संबंधी विचार भी हम ये पढ़ते हैं तो हेगल के शासन विचार में यानी कि उसने 3 रूप दिए हैं: संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास, यानी राज्य का। और संविधान के अंदर के 3 प्रकार बताए: विधायिका, कार्यपालिका, राजा। इसी प्रकार से जनसंप्रभुता जनवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उसके स्थान पर वंशागत संवैधानिक राजा को संप्रभुता विचार देते हैं। कार्यपालिका सत्ता को परिभाषित करते हुए हेगल कहता है कि इससे पहले हम कह सकते हैं कि सम्राट के लिए उसने इसमें अपना आत्मनिष्ठ मैं चाहता हूँ जोड़ना ही शेष रह जाता है। कार्यपालिका सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखता है कि विशेष क्षेत्रों और अलग अलग मामलों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने वाली सत्ता है। यानी कि राज कर्मचारियों के समुदाय की प्रशंसा करते हुए हेगल उसे वैधता और बौद्धिकता के मामले राज्य का मुख्य अवलंब कहते हैं। विधायी राज्य व्यवस्था के मूलगामी परिवर्तन किए जाने का विरोध करते हुए हेगल कहते हैं कि विद्यमान व्यवस्था में सुधार शांतिपूर्ण, क्रमशः अप्रत्यक्ष तरीके से और स्वयं इस व्यवस्था की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी हेगल युद्ध संबंधी विचार भी देता है। हेगल के अनुसार संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च तत्व, राज्य को एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भर, स्वायत्त और स्वतंत्र व्यक्तियों जैसे संबंध होते हैं। राज्य की संप्रभुता समस्त व्यक्तियों के संगठन पर लागू होता है। संप्रभुता का प्रश्न एक स्वतंत्र और नैतिक समष्टि के रूप में राज्य की वास्तविकता का प्रश्न भी होता है। यानी हेगल जो राज्य सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष मानता है, शक्ति असीम होती है, जिस प्रकार ऊपर कोई आंतरिक बंधन नहीं होता है, यानी बाह्य बंधन से मुक्त होता है, उसकी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों से सीमित नहीं किया जा सकता। यानी हेगल कहता है कि विश्वमात्र अपने को रूप में प्रकट करता है। प्रत्येक युग में विश्वात्मा असली रूप में शक्तिशाली राज्य के रूप में अवतरित होता है। यानी युद्ध के बारे में, यानी सफल युद्धों ने नागरिक विद्रोह को रोककर राज्यों की आंतरिक शक्ति को संगठित और बलशाली बनाया। युद्ध मनुष्य में विभिन्न सद्गुण जैसे साहस, देशभक्ति, एकता, शूरवीरता, बलिदान आदि का विकास करता है। बंदूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाला होता है। यानी हेगल लिखता है कि पूर्व एक ही स्वतंत्रता जानता हूँ। यूनान रोमन विश्व कुछ की स्वतंत्रता जानता है, जर्मन विश्व जानता है कि वह सभी स्वतंत्र है। हेगल के दर्शन की आलोचना भी की गई है। यानी हेगल और उसका काल के बारे में बहुत सी पुस्तक लिखी थी। पर्याय दर्शन की संज्ञा दी जाती है और शोपनहार जैसे आलोचक उसके ज़्यादा करते हैं। आइवर ब्राउन ने भी व्यवहारिक दृष्टि से हेगल के दर्शन सिद्धांत का अर्थ बताता है कि राष्ट्र, दैहिक अधीनता, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध और शांति काल में मनुष्य द्वारा लेविथान दैत्य की उपासना और युद्ध काल में मोलोक की उपासना करना है। यानी हेगल और उसका काल के बारे में लिखता है शोपनहार कि मुझे तो लगता है कि सारी वास्तविक की विवेकपूर्णता विषय प्रसिद्ध उक्ति की तुलना में जिस अर्थ में वह हेगल की प्रस्तावना मिलती है, उसकी तुलना हॉब्स और फिल्मर ने और हालमेट और स्टाल ने जो कुछ भी कहा था वह सब एक अर्थ में कहीं अधिक स्वतंत्रता सिद्धांत था। यानी इसकी आलोचना में द्वंद्वात्मक पद्धति अस्पष्ट और स्वार्थ अवैज्ञानिक है। इसके अलावा राज्य का ईश्वरीय मूर्तिमान समझना भी गलत है। हॉब्स ने इसकी आलोचना की। और व्यक्ति को साधन मानना भी गलत है।
राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करना बार बार इसने किया। जॉर्ज ने इसके बारे में कहा कि राज्य का निरपेक्ष सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का होना चाहिए, यानी शत्रु स्वतंत्रता का शत्रु है, क्योंकि जब भी व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो इसके अनुसार राज्य अवश्य ही सही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रवाद के प्रतिकूल युद्ध का दर्शन दिया इसने। इसके अलावा स्वतंत्रता जैसे महान अवधारणा के परतंत्रता में परिवर्तित कर दिया इसने। और वह उग्र राष्ट्रवाद का इसने दिया सिद्धांत। शक्ति का आदर्शीकरण का दर्शन दिया इसने। अनुदारवादी दर्शन पर इसने बल दिया। इसके अलावा जैसे कि राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास का अंतिम चरण नहीं हो सकता। हिगल का दर्शन अत्यधिक बुद्धिवादी और रूढ़िवादी है। हिगल राज्य और समाज में अंतर नहीं कर सकता। हिगल की देन भी है। हिगल की देन है कि दर्शन एवं सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ा गया, आधुनिक राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत किया, द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया जिसे बाद में मार्क्स ने अपनाया था। राष्ट्रीय राज्य का जनक माना जाता है इसको। जैसे मैक्सी कहता है कि आधुनिक युग में पाए जाने वाले राष्ट्रीयता के श्रेष्ठतम सिद्धांतों को पोषण हिगल के विचारों से हुआ है। उसने अपनी रचनाओं में ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जिनसे न केवल जर्मनी में अपितु अन्य सभी देशों में राष्ट्रीयता का भ्रम के रूप में दिया जा सकता है। राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राजनीतिक चिंतन के विकास पर भी इसका हिगल का प्रभाव रहा है, यानी कि ट्रस्टस्की, ड्राइसन, शेविगन जैसे इतिहासकार और विधिशास्त्रियों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। मुसोलिनी, हिटलर पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा है। और एबेस्टीन के शब्दों में लिखा है कि जर्मन दर्शन में हिगल की स्थिति इतनी मजबूत थी कि उसके विरुद्ध सबसे तीव्र प्रहार मार्क्स के विचार भी उसी से प्रेरित थे। यानी कि जूड हार्मन लिखता है कि हिगल के जर्मन और मैकियावेली की इटली की परिस्थितियों की क्षमता को नहीं भूलना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद। इसके पश्चात हम मार्क्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।